हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है शादी के नाम पर क्यों हुआ नितिन का दिल तार तार। यह कहना सही नहीं होगा कि नितिन की ज़िंदगी में खुशी कभी आई ही नहीं। खुशी आई तो ज़रूर, लेकिन बिल्कुल बरसात की उस धूप की तरह जो तुरंत बादलों से घिर जाती है। जहाँ धूप खिली वहीं बादलों ने आकर चमक धुंधली कर दी। यानी जैसे ही मुस्कुराहट कहकहों में बदली वैसे ही आंखों ने बरसना शुरू कर दिया। यूँ तो नितिन के पापा नामी ग्रामी डॉक्टर थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। फिर भी परिवार इतना बड़ा था कि सबके शौक पूरे करना या सबको हमेशा उनकी मनचाही चीज़ दिलाना मुश्किल होता था। इस मामले में नितिन कुछ ज़्यादा ही शौकीन था और अपने शौक पूरा करने का आसान तरीका उसे यह लगा कि फ़िलहाल पढ़ाई में दिल लगाए ताकि जल्दी से अच्छी नौकरी पाकर अपने सारे अरमान पूरे कर सके। कुछ सालों में ही नितिन की यह तमन्ना पूरी हो गई। बढ़िया नौकरी तो मिल गई, लेकिन नौकरी मिलने की खुशी में दी गई पार्टी में पापा का अचानक हृदय गति रुक जाने के कारण देहांत हो गया। खुशियाँ गम में बदल गईं। 8 भाई बहनों में नितिन तीसरे नंबर पर था। बस एक बड़ी बहन और भाई की शादी हुई थी, बाकी सब अभी पढ़ रहे थे। नितिन ने शोकाकुल माँ को आश्वस्त किया कि अब छोटे भाई बहनों की पढ़ाई और शादी की जिम्मेदारी उसकी ही है। सबको सेट करने के बाद ही वह अपने बारे में सोचेगा, यानी अपनी गृहस्थी बसाएगा। और उसने यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई भी। अपने शौक ही नहीं, करियर को भी दांव पर लगा दिया। हालांकि दूसरे शहरों में ज़्यादा वेतन की अच्छी नौकरियां मिल रही थी, लेकिन नितिन ने हमेशा अपने शहर में रहना ही बेहतर समझा। कारण एक तो रहने को अपनी कोठी थी, दूसरे माँ और छोटे बहन भाई उसके साथ रहने से मानसिक रूप से सुरक्षित और सहज महसूस करते थे। अतः वह मेहनत करके वहीं तरक्की करता रहा। वैसे बड़े भाई ने भी हमेशा यथासंभव सहायता की। फिर दूसरे भाई बहनों ने भी नौकरी लगते ही घर का छोटा मोटा खर्च उठाना शुरू कर दिया था। कुछ सालों के बाद सब चाहते थे कि नितिन शादी कर ले, लेकिन उसका कहना था कि सबसे पहले छोटे भाई निखिल को डॉक्टर बनाने का पापा का सपना पूरा करने के बाद ही वह अपने बारे में सोचेगा। निखिल से बड़ी बहन विभा की शादी से पहले ही माँ की मृत्यु हो गई। तब तक दूसरे भाइयों के बच्चे भी बड़े हो चले थे और उन सब के अपने खर्चे ही काफ़ी बढ़ गए थे। नितिन से उनकी परेशानी देखी नहीं गई। उसने विभा की शादी और निखिल की पढ़ाई का पूरा खर्च अकेले उठाने का फैसला किया। भविष्य निधि से कर्ज लेकर उसने विभा की शादी उसकी पसंद के लड़के से धूमधाम से करा दी और निखिल को भी मेडिकल कॉलेज में दाखिल करा दिया। निखिल की नौकरी लग जाने के बाद नितिन पुश्तैनी कोठी में बिल्कुल अकेला रह गया था। 2 बहनें उसी शहर में रहती थी जो उसे अकेलापन महसूस नहीं होने देती थी। दूसरे भाई बहन भी बराबर उससे संपर्क बनाए रखते थे, सिवा निखिल के। वह कन्याकुमारी में अकेला रहता था और सबको तो फ़ोन करता था, लेकिन नितिन से उसका कोई संपर्क नहीं था। चूँकि उसका हाल दूसरों से पता चल जाता था, इसलिए नितिन ने स्वयं कभी निखिल से बात करने की पहल नहीं की। मंझली बहन शोभा की बेटी की शादी की तारीख तय हो गई थी, लेकिन उसके पति को किसी ज़रूरी काम से विदेश जाना पड़ रहा था और वह शादी से 2 दिन पहले ही लौट सकता था। उधर लड़के वाले तारीख आगे बढ़ाने को तैयार नहीं थे। शोभा बहुत परेशान थी कि अकेले सारी तैयारी कैसे करेगी। तू बेकार में परेशान हो रही है, मैं हूं ना तेरी मदद करने को। हरी से बेहतर तैयारी कर दूंगा, नितिन ने आश्वासन दिया। तुम सबकी शादियां कराने का तजुर्बा है मुझे। एक दिन बाहर से आने वाले मेहमानों की सूची बनाते हुए नितिन ने शोभा से कहा, निखिल से भी आग्रह करना शादी में आने के लिए, इसी बहाने उससे भी मिलना हो जाएगा। बहुत दिन हो गए हैं उसे देखे हुए। हम सब भी चाहते हैं भैया कि निखिल आए और वह आने को तैयार भी है, लेकिन उसकी जो शर्त है वह हमें मंजूर नहीं है, शोभा ने सकुचाते हुए कहा। ऐसी क्या शर्त है? शर्त यह है कि आप शादी में शरीक ना हो। वह आपसे मिलना नहीं चाहता। मगर क्यों? नितिन ने चौंक कर पूछा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस निखिल की पढ़ाई का कर्ज वह अभी तक उतार रहा है, जिस निखिल ने रेशल से उसका परिचय यह करके करा दिया था कि अगर मेरे यह भैया नहीं होते तो मैं कभी डॉक्टर नहीं बन सकता था, वह उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता।
फिर शोभा को चुप देखकर नितिन ने अपना सवाल दोहराया, मगर निखिल मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहता? क्योंकि रैशल की मौत के लिए वह आपको जिम्मेदार मानता है। यह क्या कह रही है तू? नितिन चीखा। तुझे मालूम भी है कि रैशल की मौत कैसे हुई थी? मगर तुझे मालूम भी कैसे होगा? तू तो तब जर्मनी में थी। सुनाऊं तुझे पूरी कहानी? जी भैया। नितिन बेचैनी से कमरे में टहलने लगा, जैसे तय कर रहा हो कि कहाँ से शुरू करे, क्या और कितना बताए। फिर बताना शुरू किया। उन दिनों अपनी कोठी में मैं अकेला ही रह गया था। पढ़ाई खत्म होते ही निखिल को शहर से दूर एक अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर की नौकरी मिल गई, अतः उसे वहीं रहना पड़ा। एक दिन अचानक निखिल ने मुझे फ़ोन किया कि मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊं। वह मुझे किसी से मिलवाना चाहता है। उस दिन बहुत उमस थी, इसलिए मैंने छत पर कुर्सियां रखवा दी। कुछ देर बाद निखिल रैशल के साथ आया। उसने बताया कि वह और रैशल हाई स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब डॉक्टर बनने के बाद दोनों चाहते हैं कि अगर मेरी इजाज़त हो तो वे शादी कर लें। न जाने क्यों मुझे रैशल बहुत ही प्यारी और अपनी सी लगी। ऐसा लगा जैसे मैं उसे बहुत दिनों से जानता हूँ। उसके आते ही उस उमस भरी शाम में अचानक किसी बरसात की सुहानी शाम की सी खुशगवार नमी तैरने लगी थी। मैंने कहा कि मैं तो खुशी से उनकी शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या रैशल का परिवार इस विजातीय शादी के लिए इजाज़त देगा? तब रैशल बोली कि उसकी माँ कहती हैं कि अगर निखिल का परिवार एक विधर्मी बहू को सहर्ष स्वीकार लेता है तो उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं होगा। मैंने उसे आश्वासन दिया कि सबसे छोटा होने के कारण निखिल सबका लाडला है और उसकी खुशी पूरे परिवार की खुशी होगी। रही विधर्मी होने की बात, तो अभी तक तो अपने परिवार में कोई विजातीय शादी नहीं हुई है, मगर मैं भी शीघ्र ही एक विधर्मी और अकेली महिला से शादी करने वाला हूँ। बस निखिल के सेटल होने का इंतज़ार कर रहा था। निखिल यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसके पूछने पर मैंने बताया कि वह महिला एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के चेयरमैन की सेक्रेटरी है। ऑफिस के काम के सिलसिले में उससे मुलाकात हुई थी। विधवा है या परित्यक्ता, यह मैंने कभी नहीं पूछा, क्योंकि उसने शुरू में ही बता दिया था कि उसे खुद के बारे में बात करना कतई पसंद नहीं है और ना ही निजी ज़िंदगी को दोस्ती से जोड़ना। दोस्ती को भी वह सीमित समय ही दे सकती है, क्योंकि नौकरी के अलावा उसकी अपनी निजी जिम्मेदारियां भी हैं। मैंने उसे बताया कि जिम्मेदारियां तो मेरी भी कम नहीं हैं, समय और पैसे दोनों का ही अभाव है और किसी स्थायी रिश्ते यानी शादी ब्याह के बारे में तो फिलहाल सोच भी नहीं सकता। निखिल और रैशल के कुरेदने पर मैंने बताया कि यह सुनकर वह और ज़्यादा आश्वस्त हो गई और उसने मेरी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। फुर्सत के गिने चुने क्षण हम दोनों इकट्ठे गुजारने लगे, जिससे हमारी एक ही ढर्रे पर चलती वीरान जिंदगी में बहार आ गई। खुद के बारे में कभी न सोचने वालों को भी अपने लिए जीने की वजह मिल गई थी। दूसरों के साथ साथ अब हम अपने लिए भी सोचने लगे थे। अक्सर सोचते थे कि जब हमारी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी, तब हम दोनों इकट्ठे सिर्फ एक दूसरे के लिए जिएंगे। सपने देखा करते थे कि क्या क्या करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे। निखिल यह सुनकर भाव विह्वल हो गया और बोला कि भैया, कितने जुल्म किए आपने खुद पर हमारे लिए। जब तक किसी से प्यार ना हो शायद अकेले रहना आसान हो, लेकिन किसी को चाहने के बाद उससे दूर रहना बहुत मुश्किल होता है। मैंने मजाक में पूछा कि उसकी क्या मजबूरी थी, वह क्यों रैशल से दूर हो रहा था। तब निखिल बोला कि एक तो शादी से पहले आत्मनिर्भर होना चाहता था, दूसरे रैशल की भी कुछ मजबूरियां थी। लेकिन अब जब मैं डॉक्टर बन गया हूँ और अलग भी रहने लगा हूँ, तो आप अपनी शादी क्यों टाल रहे हैं? तुम्हारी होने वाली भाभी का कहना है कि वह अभी कुछ दिन और शादी नहीं कर सकती। इस पर वह बोला कि यानी फिलहाल आपके ब्रह्मचार्य के खत्म होने के आसार नहीं हैं। मैं ठहाका लगाकर हंस पड़ा कि ब्रह्मचार्य तो तुम्हारे यहाँ से जाते ही खत्म हो गया था निखिल। अकेला रहता हूँ, इसलिए ना कोई रोक टोक है और ना ही समय की पाबंदी। जब भी उसे मौका मिलता है या उसका दिल करता है वह आ जाती है। फिर पूरे घर में हम दोनों स्वच्छंद विहार करते हैं।
रेचल और निखिल को हैरान होते देखकर मैं चुप हो गया। फिर कुछ सोचकर बोला कि तुम दोनों तो डॉक्टर हो, जीव विज्ञान के ज्ञाता। तुम क्यों जीवन के शाश्वत सत्य और परम सुख के बारे में सुनकर शर्मा रहे हो? जल्दी से शादी करो और जीवन का अलौकिक आनंद लो। तुम दोनों को तो खैर सब कुछ मालूम ही होगा। मैं बाल ब्रह्मचारी तो उससे सेट कर बैठने में ही खुश था, लेकिन उसकी तो पहले शादी हो चुकी है ना, इसलिए उसने मुझे बताया कि इससे आगे भी बहुत कुछ है। अभी भी कहती रहती है कि यह तो कुछ भी नहीं है। अपने रिश्ते पर समाज और कानून की मोहर लग जाने दो, फिर पता चलेगा कि चरम सुख क्या होता है। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी। उसी का फ़ोन था, यह बताने के लिए कि वो आ रही है कुछ देर के लिए। मैंने निखिल को उत्साह से बताया कि संयोग से वह आ रही है, अतः वे लोग उससे मिलकर ही जाएं, और फिर शरारत से कहा कि लेकिन मिलते ही चले जाना, हमारे सीमित समय के रंग में भंग करने रुके मत रहना। निखिल ने कहा कि वे भी जल्दी में हैं क्योंकि उन्हें रेशल की माँ के पास भी जाना है, यह बताने की आपने इजाज़त दे दी है और अब उनकी इजाज़त लेकर जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते हैं। मैंने कहा कि तुम्हारी भाभी से पूछते हैं, अगर वह मान जाती है तो दोनों भाई एक साथ ही शादी कर लेंगे। निखिल को बात बहुत पसंद आई और उसने कहा कि मैं भी आज ही यह बात पूछ लेता हूँ ताकि वह भी रेशल की माँ से उसी तारीख के आसपास शादी तय करने को कह सके। तभी नीचे से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई तो मैंने उत्साह से कहा कि लो, तुम्हारी भाभी आ गई। रेशल लपक कर मुंडेर के पास जाकर नीचे देखने लगी और फिर पलक झपकते ही वह मुंडेर पर चढ़कर नीचे कूद गई। जब मैं और निखिल नीचे पहुंचे तो सिल्विया रेशल के शत विक्षत शव को संभाल रही थी। उसने मुझसे एक चादर लाने को कहा। जब मैं चादर लेकर आया तो वह निखिल से बात कर रही थी। उसने मुझे बताया कि वह निखिल के साथ रेशल को उसके घर ले जा रही है। मैंने कहा कि मैं भी साथ चलूँगा, मगर वे दोनों बोले कि मैं वहीं रुक कर पानी से खून साफ कर दूं, ताकि किसी को कुछ पता न चले और पुलिस केस ना बने। फिर दोनों तुरंत चले गए। मैंने खून को अच्छी तरह साफ कर दिया। उस रात सिल्वी ने अपना मोबाइल बंद रखा। अपने घर का फ़ोन नंबर और पता तो उसने मुझे कभी दिया ही नहीं था। निखिल का मोबाइल भी बंद था। अगले दिन वह ऑफिस नहीं आई और निखिल भी अस्पताल नहीं गया। उस हादसे के बाद दोनों की मनोस्थिति काम पर जाने लायक नहीं होगी और क्या मालूम रात को कब घर आए हों और अभी सो रहे हों। यह सोचकर मैंने उस दिन दोनों से ही संपर्क नहीं किया। अगले दिन भी दोनों के मोबाइल बंद थे। शाम को मैं निखिल के अस्पताल में गया तो पता चला कि वह उसी सुबह अचानक नौकरी छोड़ने के एवज़ में 1 महीने का वेतन देकर जाने कहाँ चला गया है। मुझे निखिल के इस अनापेक्षित व्यवहार से धक्का तो लगा, लेकिन इससे पहले कि मैं उसकी शिकायत दूसरे भाई बहनों से करता, कुदरत ने मुझे एक और ज़बरदस्त झटका दिया। घर लौटने पर मुझे कुरियर द्वारा सिल्विया का पत्र मिला, जिसमें उसने लिखा था कि जब तक मुझे यह पत्र मिलेगा तब तक वह इस दुनिया से जा चुकी होगी और मेरे लिए उसे भूलना ही बेहतर होगा। मैंने उसे भूलने के बजाय और सबको भूलकर उसके साथ गुजारे लम्हों की यादों के सहारे जीना बेहतर समझा। मैं भी लंबी छुट्टी लेकर हिमालय की घाटियों में चला गया, लेकिन उम्र भर कोलू के बैल की तरह काम करने वाला आदमी ज़्यादा दिनों तक खाली नहीं रह सकता था। फिर चाहे कितनी ही सादगी से क्यों ना रहो, पैसा तो चाहिए ही, और मेरे पास कोई जमा पूंजी भी नहीं थी। फिर अभी भविष्य निधि से लिया कर्ज भी चुकाना था, अतः मैं फिर काम पर लौट आया। काम के अलावा और किसी भी चीज़ में अब मेरी दिलचस्पी नहीं रही थी, लेकिन खून के रिश्ते टूटते नहीं। तुझे निक्की की शादी के काम के लिए परेशान देखकर मैं उसकी शादी की तैयारी करवाने के चक्कर में फिर से दुनियादारी में लौट आया, यह सोचकर कि जब और सब आ रहे हैं तो निखिल क्यों ना आए। तुझे उसे बुलाने को कहा। अब तू ही बता, रेशल की मृत्यु के लिए मैं जिम्मेदार क्यों और कैसे? आपने शायद सिल्विया के साथ अपने अंतरंग संबंधों का खुलासा कुछ ज़्यादा खुलकर कर दिया था भैया, शोभा धीरे से बोली। नितिन चिढ़ गया, फिर बोला, हो सकता है, लेकिन उसका रेशल के छत से कूदने से क्या ताल्लुक? क्षोभ, शर्म भैया, क्योंकि सिल्विया उसकी माँ थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।